So we need to understand direct real estate versus indirect real estate. It is very, very simple. I'd say, for example, we've discussed REIT real estate का mutual fund. एक बार शॉर्ट में वापस बता रहा हूँ, just in case, since we had एक हफ्ता हो गया क्लास में. So when I'm talking about the real estate investment trust, हम लोग सब कोई small amounts of money उस trust में डाल सकते हैं. इट ट्रेड्स लाइक अ स्टॉक, मतलब स्टॉक की तरह ट्रेड करेगा मार्केट में, लेकिन वी आर एबल टू पुट आवर स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी इनटू दैट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. 300 400 500 रुपीज में बहुत सारे REIT के शेयर्स अवेलेबल है मार्केट में. दे पूल thousands of crores like this and they invest in those IT parks and malls and warehouses or whatever, and they will be generating rental income जो हम लोग को डिविडेंड फॉर्म में फिर रिटर्न मिलता है. ठीक है, वो इनडायरेक्ट रियल एस्टेट हुआ बिकॉज हम लोग डायरेक्टली उसको नहीं खरीद रहे, हम लोग एक फंड में एक पूल्ड व्हीकल में पूल कर रहे हैं उन पैसों को, एंड वो प्रोफेशनली मैनेज हो रहा है. Because then when you're pooling in that large size, you're able to professionally get it managed. You can have a lot of geographical diversification, because मैं अकेले 5 शहरों में 5 offices नहीं खरीद सकता. But when you're pooling it through an REIT, then I am able to do that. Right? So we understand this bit. So we need to understand over here the difference between a direct versus an indirect real estate investment. Direct real estate investment में कुछ कुछ advantages होगा. Say for example तुमने एक फार्म हाउस खरीदा है वैदिक विलेज में यहाँ पे, और कहीं पे भी एक फार्म हाउस टाइप का कुछ खरीदा है और उसको Airbnb पे लगा दिए हो. There are a lot of these aggregator platforms now where you can buy some holiday kind of a property and you can give it out to those management people and all that, and they'll use it and let it out. उसमें अगर कोई दिन खाली है तो आप जा करके उसको यूज कर सकते. You don't have to pay for it. If and you can also decide कि 5 दिन का बुकिंग नहीं लेना है. I know there's an opportunity cost, but what if ऐसा तो नहीं है कि 365 days पड़ा हुआ रहेगा, वो occupied होगा. So जो vacant days है मे बी उसमें आप प्लान कर लेते हो अपने पार्टी एंड स्टेइंग एंड ऑल ऑफ दैट. सो डायरेक्ट अगर होगा तो देर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस. मे बी यू हैव अ फार्म हाउस, उसको आप Airbnb पे दे रहे हो, लेकिन उसमें जो वेजिटेबल्स आ रहे हैं वो सारा वेजिटेबल्स यू आर कंज्यूमिंग, यू आर गेटिंग इट आउट. मे बी यू आर ऑल्सो यूजिंग इट एज स्टोरेज. आजकल अपने फ्लैट्स वगैरह में स्टोरेज का प्रॉब्लम रहता है. वॉट इफ यू आर यूजिंग दैट सेकेंड हॉलीडे प्रॉपर्टी और उसमें कुछ नीचे बेसमेंट और वट एवर में यू आर पुटिंग इन ऑल दोज थिंग्स दैट आर नॉट रेगुलरली यूज बाई यू. सो डायरेक्ट में क्या होगा, देर इज अ लॉट ऑफ कंट्रोल दैट वी आर गोइंग टू बी हैविंग. देर इज अ लॉट ऑफ कंट्रोल. सो कंट्रोल में व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी यू वांट टू परचेज, ऑफिस करना है, हॉलिडे होम करना है, फ्लैट लेकर के रखना है, रेंट पे देना है, वो फ्लैट लेकर के टेनेंट को देना है कि Airbnb टाइप का मॉडल में देना है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव लॉट ऑफ गेस्ट कमिंग बिकॉज ऑफ माई ऑफिस वर्क, सपोज in that case I might not want to give a flat for this thing regular basis, मतलब full time कोई family को I might want to give it on an Airbnb, ताकि जो dates पे मेरे guest आएंगे उसमें I'm able to use that particular property of mine. Are you understanding? So there are a lot of ways in which what property you want to buy. How are you going to be financing it? There are a lot of people who are going to decide वो financing के लिए क्या करते हैं कि डाउन पेमेंट उतना लेवल पे देते हैं. There is a lot of कच्चा money also goes in. Bigger builders nowadays do not take black money in order to put in real estate, but smaller builders do. एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज अ सर्कल रेट इन देयर, एंड आपका जान पहचान कैसा है उस बिल्डर के साथ, होता क्या है, ये सब कुछ कुछ चीज़ प्रैक्टिकल भी बताऊंगा. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल अभी से सपोज गवर्नमेंट के हिसाब से प्रॉपर्टी का प्राइस इज 2 करोड़ रुपीज, लेकिन बिल्डर इज आस्किंग 2.5 करोड़ रुपीज. सो 2 करोड़ तो आपको वाइट में देना ही पड़ेगा, लेकिन वो जो 0.5 करोड़ होगा वो कैश में ले लेगा, क्योंकि गवर्नमेंट अज्यूम करता है कि जो स्टैम्प ड्यूटी रेट है उसी के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगेगा. एंड 2 करोड़ इज अ मिनिमम प्राइस. इवन इफ यू पे 1.5 करोड़ इन पक्का इन वाइट मनी, 50 लाख पे टैक्स देना पड़ जाएगा. सो टेक्निकली वट एवर इज द गवर्नमेंट रेट, उतना वाइट उसके ऊपर का ब्लैक इज व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल डू. अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली. नाउ व्हाट पीपल डू इज एट टाइम्स कि वो डाउन पेमेंट उतना फाइनेंस करेंगे कि रेंटल इनकम इज इक्वल टू EMI. तो वो लोग को क्या लगता है कि डाउन पेमेंट कर दिया उतना में मेरा एक बड़ा प्रॉपर्टी फ्री हो जाएगा, and वो rental से this EMI will be paid. The problem that happens is when there is a higher vacancy rate. For example, COVID के time पे. So you understand risks in your business. COVID के time पे lot of people vacated the houses and all that in a lot of places and they went back home. And there was a lot of work from home from 2020 to 2022 at least. In that kind of a situation, what happens? So आपको maintenance देना पड़ रहा है pocket से, you're not getting an EMI. ये रेंटल अब आपको EMI पॉकेट से देना पड़ेगा. एंड व्हाट इफ यू डिड नॉट प्लान फॉर दैट काइंड ऑफ कैश फ्लो, यू आर अज्यूमिंग अ वेरी रोजी पिक्चर कि 100% मेरा वेकेंसी जीरो रहेगा, 100% ऑक्यूपेंसी रहेगा. व्हाट इंप्रूवमेंट्स टू मेक
हाउ टू फाइनेंस इम्प्रूवमेंट्स व्हाट एंड मतलब व्हाट मतलब कौन सा प्रॉपर्टी, एंड उसके बाद में इम्प्रूवमेंट्स इन द सेंस देर आर पीपल हु विल यूज द टेरेस एरिया एंड ऑल ऑफ दैट, एंड उसको यूज करके उसको भी कैफे में दे सकते हैं। अगर सपोज खुद पूरा बिल्डिंग खरीदे हैं तो टेरेस को अलग देंगे, इसको अलग देंगे, उसको अलग देंगे। फर्स्ट फ्लोर को एक नया स्टेयरकेस निकाल करके बैंक वाले को दे देंगे, कमर्शियल बना देंगे फर्स्ट फ्लोर को। लॉट ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स डू दीज थिंग्स। गराज को कन्वर्ट करके शॉप्स में कन्वर्ट करते हैं, रेंटल बिकम्स वेरी वेरी हाई। गराज में क्या है, 3000 5000 6000 मैक्सिमम मिलेगा पर कार का उसका। लेकिन वही चीज़ अगर गराज को कन्वर्ट कर दोगे इनटू अ शॉप, बिकॉज इट इज अ रोड फेसिंग थिंग, कितना प्राइस बढ़ जाता है। सो दैट इज ऑल्सो द रीजन वाई वी सेड दैट देयर इज सम लेवल ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट दैट इज इन्वॉल्व इन ऑर्डर टू मैनेज द रियल एस्टेट पार्ट। किस टेनेंट को देना, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि वो परमानेंट की एयरबीएनबी एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टफ वी वांट टू डू, राइट। एंड व्हेन टू सेल, तो आप लोग का एक टाइम होराइजन हो सकता है कि से फॉर एग्जांपल कई लोग का होता है बनता हुआ प्रॉपर्टी में लेते हैं, प्रॉपर्टी लॉन्च हो गया उसके 3-5 ईयर्स में उसको बेच देते हैं, और या फिर प्रॉपर्टी लॉन्च होते ही सेल कर देते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी बनता हुआ में, अगेन लॉट ऑफ कैश गोज इनटू इट इन दैट टाइम, एंड देयर इज मोर अप्रिसिएशन बिकॉज यूर ऑल्सो टेकिंग मोर रिस्क, बिकॉज पता नहीं ना कि बिल्डर प्रॉपर्टी डिलीवर कर पाएगा कि नहीं टाइम पर। So it's way more risky. So there are different stages at which you invest in the property, and at different stages you also want to exit. सो इसमें भी होते हैं मतलब कुछ कुछ मॉल्स में भी होता है कि ठीक है 2 years 3 years 5 years वो रनिंग में ले आते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वेरी लार्ज डील दैट हैपेंड विद साउथ सिटी मॉल इन कैलकाटा। दैट इज बिकॉज यू वर मेकिंग श्योर दैट द मॉल इज रनिंग वेल, देयर आर वेरी गुड ब्रांड्स इन द मॉल। आई डोंट नो व्हाट, मतलब मैं बहुत रेयरली जाता हूँ सो आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट फ्रॉम व्हाट आई रेड अबाउट इट। So, and the scale of the mall, the size of the mall, etc. And उस area में I think that is the only prominent mall that you have in a larger vicinity. So it was a very large deal that happened in Calcutta for that particular mall. So आपने प्लान करके रखा था कि मॉल को आप रनिंग और उतना अच्छा करके फिर हम एग्जिट करेंगे तो वी विल बी गेटिंग वेरी गुड वैल्यूएशन व्हेन वी एग्जिट एंड सेल द मॉल। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि कंट्रोल कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है? दैट इज ओनली पॉसिबल इफ यू हैव अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद में देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट, कोरिलेशन। अगर अपने लोग डायरेक्ट रियल एस्टेट का, आई जस्ट डायरेक्ट रियल एस्टेट विद इक्विटी, और नॉर्मली बाकी का भी इज गोइंग टू बी मच लेसर एज कंपेयर टू मतलब मच लेसर एज कंपेयर टू द परफेक्ट कोरिलेशन। सो व्हेन यू लुकिंग एट स्टॉक्स और इवन बॉन्ड्स के लिए, अगर मैं यही कोरिलेशन डायरेक्ट विद बॉन्ड्स देखूंगा तो बॉन्ड्स के साथ में भी कोरिलेशन इज लेस देन 1, क्योंकि जिस तरीके से रियल एस्टेट मार्केट जाएगा, एंड प्लीज अंडरस्टैंड आई हैव रिटन डायरेक्ट, मैं जब आरईआईटी कराऊंगा देयर इज गोइंग टू बी अ डिफरेंस। सो रियल एस्टेट में भी किस तरीके से अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मैटर करेगा, ऑलराइट। सो उसमें व्हेन वी आर लुकिंग एट इट, डायरेक्ट रियल एस्टेट मतलब अगर इक्विटी मार्केट ऊपर गया तो जरूरी नहीं कि रियल एस्टेट भी ऊपर जाएगा। इक्विटी मार्केट गिरा तो जरूरी नहीं कि रियल एस्टेट मार्केट ऑल्सो इज गोइंग टू क्रैश द सेम डे और द सेम टाइम और इन द सेम मंथ ऑल्सो। सो देयर इज अ लोअर कोरिलेशन। लोअर कोरिलेशन होगा तो पोर्टफोलियो रिस्क इज गोइंग टू बी एज अ होल, योर पोर्टफोलियो रिस्क इज गोइंग टू बी लोअर, विच यू स्टडी इन पोर्टफोलियो वाला पार्ट। सो डोंट वरी अबाउट इट। बेसिकली क्या है, दो चीजें अगर एक डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर रियल एस्टेट और इक्विटी, तो तुम्हारा पोर्टफोलियो ऐसे मूव कर रहा है। और वही चीज अगर रियल एस्टेट और पोर्टफोलियो आपस में सेम तरीके से मूव नहीं कर रहा है या रैंडमली मूव कर रहा है, देयर इज नो पैटर्न, इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज पोर्टफोलियो मूव्स लाइक दिस। दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तो पोर्टफोलियो ऐसे मूव करेगा ना, टोटल पोर्टफोलियो। सो दैट इज वाई द कोरिलेशन पार्ट मैटर्स एंड रिस्क मैटर्स। ये पोर्टफोलियो ज्यादा रिस्की है या फिर ये वाला पोर्टफोलियो, द सेकेंड वन। सो दैट इज वाई, सो वो कोरिलेशन कोवेरियंस व्हेन वी स्टडी मतलब कॉन्स में वी अंडरस्टैंड दिस पार्ट। बट द रिस्क यू अंडरस्टूड एनी विच वेज, मैं फॉर्मुला नहीं करा रहा हूँ, बट रिस्क तो समझ में आ रहा है कि एज अ होल, तो दैट इज द रीजन व्हाई वी नीड टू प्लान आवर पोर्टफोलियो इन सच अ वे वे वी आर एडिंग इक्विटी है, एफडीज है, रियल एस्टेट है, उसका एक पूरा का पूरा मिक्स बनाते हैं। अब उसमें हम लोग को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट, तुम्हारे पोर्टफोलियो का कितना परसेंट रियल एस्टेट में डाल रहे हो, वो रियल एस्टेट का अमाउंट कितना है। अगर वो रियल एस्टेट का अमाउंट इज गोइंग टू बी लेट्स से इन अ 1 crore पोर्टफोलियो रियल एस्टेट अमाउंट इज 10 लाख रुपीज, आई विल हैव टू इन्वेस्ट इनडायरेक्टली ना। 10 लाख रुपीज में क्या प्रॉपर्टी खरीदेंगे, डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। So we'll have to understand a lot of things from the taxation and all that perspective. Next is we need to understand the tax part. So उसमें deduction for non-cash depreciation वगैरह कैसे क्या मिल रहा है. A lot of times when people are buying rental properties, they also structure it in a corporate structure. अब वो legal देखो, अब अलग अलग country का अलग अलग होगा जिस तरीके से it works. For example, if I buy a property and
बिजनेस के नाम पे मैं उस पे अगर डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहूँ, एंड इफ आई एम एबल टू डू दैट, आई विल बी एबल टू रिड्यूस माई टैक्स लायबिलिटी इफ आई एम एबल टू शो डेप्रिसिएशन। टेल मी, आर यू फॉलोइंग दिस? सपोज मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट किया, कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदा, कंपनी को दिखा रहा हूँ कि इट इज डूइंग बिजनेस इनटू रियल एस्टेट और रेंटिंग आउट प्रॉपर्टीज। वही बिजनेस से मैं रेंट आउट कर लिया अपने आप को वो प्रॉपर्टी, ठीक है। अब वो कंपनी इज जनरेटिंग इंटरेस्ट इनकम, ये रेंटल इनकम, लेकिन सपोज वो ईएमआई जो है वो इंटरेस्ट को पूरा माइनस कर पा रहा है एज एन एक्सपेंस, उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ रहा। ऑल्दो पर्सनल प्रॉपर्टी भी हम लोग खरीदे तो कुछ लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट का इंटरेस्ट अमाउंट का डिडक्शन इज देयर इन आवर टैक्सेशन ऑल्सो, बिकॉज द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू प्रमोट कि लोग लोन्स, होम लोन्स लेकर के भी अगर लेते हैं तो घर खरीदें, बिकॉज रियल एस्टेट में पैसा आएगा, सीमेंट स्टील इंडस्ट्री गोज अप, वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टीज गोज अप, it drives the economy. So the government wants to encourage us that we take sorry, that we take home loans at cheaper interest rates and all. That is why home loans का rate low रखना and interest को tax deductible देना। मतलब अगर मेरा 1 लाख रुपीज का इंटरेस्ट कॉस्ट है तो मेरे को इनकम से 1 लाख अगर माइनस कर रहा हूँ तो 30% मेरा टैक्स बचेगा 1 लाख पे। सो नेट इंटरेस्ट कॉस्ट टेक्निकली बिकम्स ओनली 70,000 फॉर मी, बिकॉज 30,000 आई बी एबल टू सेव ऑन टैक्सेस अगर मैं 1 लाख को अपने इनकम से माइनस कर सकता हूँ। सो पर्सनल अकाउंट्स में भी ये होता है एंड कंपनी स्ट्रक्चर में भी दीज थिंग्स आर देयर वेयर इन कंपनी यू कैन शो एडिशनल डेप्रिसिएशन को भी एक्सपेंस। हाँ, ऑब्वियस सा बात है, सपोज 100 का हाउस खरीदा एंड 70 का डेप्रिसिएशन दिखा दी इन द लास्ट 10 years, सपोज जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो अब 30 का हाउस को अगर 120 पे बेचोगे तो ऑब्वियसली 90 के ऊपर कैपिटल गेन देना पड़ेगा। लेकिन ये जो 100 के ऊपर 70 का डेप्रिसिएशन बचाया तो इसमें तो बिजनेस इनकम 30% टैक्स रेट बचा ना, एंड कैपिटल गेन पे तो 12.5% टैक्स रेट होता है। I know I'm going a little fast. I don't need to teach taxation here. I'm just giving you a little bit of practical insight as to how people structure. अगर कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर रहा है कंपनी, वो डेप्रिसिएशन वगैरह भी दिखा सकता है। अब ये मत सोचना कि जिस घर में रह रहे लेट स्ट्रक्चर इट दिस वे एंड ऑल दैट, वो सब नहीं होता, क्योंकि घर जनरली जब बेचते हो तो वो दूसरा घर खरीदते हो तो कैपिटल गेन वगैरह कम हो जाता है। अभी मेरे को टैक्स नहीं पढ़ाना, छोड़ो, आई एम नॉट इवन गुड एट टैक्सेशन, बट आई अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ टैक्सेशन वेरी वेल। कि गवर्नमेंट आज कोई भी टैक्स वगैरह निकालता है, लेकर के आता है ना, देयर इज ऑलवेज अ लॉजिक, देयर इज ऑलवेज अ ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, मतलब वो पॉइंट ऑफ व्यू से कि विच टैक्स इज व्हाट, कहाँ टैक्स लगता है, मतलब जो बेसिक्स, यू डोंट हैव, आई डोंट रिमेंबर द सेक्शंस एंड ऑल दैट, बट अपने लोग को अपना पर्सनल फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉमन सेंस के हिसाब से जितना हम लोग को आना चाहिए, whether you're a finance professional or a tax professional or not tax, मतलब accounting professional, engineer, whatsoever आपका जो भी प्रोफाइल है, लेकिन जो एक बेयर मिनिमम चीज पता होना चाहिए उस पर ध्यान देना। मतलब उसमें आई नेवर डू, मतलब उतना टैक्स से ज्यादा ही आता है मेरे को, is what I'm trying to say. And interest expense वगैरह how do we show? Direct real estate अगर होगा तो we'll be able to do it. अगर मैंने फंड में पैसे डाल रहे हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में, तो वो फंड डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट और वो सब कर पाएगा ना, मैं थोड़ी क्लेम कर पाऊंगा उसको। बट इफ आई एम बाइंग द रियल एस्टेट डायरेक्टली माई सेल्फ, तब उसका ईएमआई लेना है कि कैसे करना है, और इंटरेस्ट डिडक्शन, डेप्रिसिएशन डिडक्शन, ओनली देन आई विल बी एबल टू शो इट, राइट? सो यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन अ डायरेक्ट, मतलब व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट, आई एम ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रास्टिंग विद द इनडायरेक्ट रियल एस्टेट investment. Are you understanding this? So think and socho, jab, even when you're having those discussions with friends and family who are talking about, हम ये property लेकर के rent पे लगा दिया and all, think and be involved in discussions. ये मत सोचो कि ये तो एग्जाम में नहीं है तो हम टैक्स क्यों जानेंगे। जब 4 लोगों से बात करोगे तो your knowledge also compounds. अच्छा, नेक्स्ट व्हेन वी लुकिंग एट द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स, डायरेक्ट अगर कर रहे हैं तो वन इज एन इलिक्विडिटी वाला पार्ट, क्योंकि अगर मेरे पास रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जैसे मैं स्टॉक सेल करता हूं, आई कैन इमीडिएटली सेल इट एंड गेन द मनी, बट यहाँ पर लिक्विडिटी क्या था, यू माइट बी एबल टू सेल इट टुडे इटसेल्फ, लेकिन यू विल नॉट बी एबल टू सेल इट एट इट्स फेयर प्राइस। मे बी बहुत ही डीप डिस्काउंट, 15-20% का डिस्काउंट में प्रॉपर्टी बेचना पड़े अगर इमीडिएटली पैसे चाहिए तो। So illiquidity is a problem and that is why there is an illiquidity risk. और क्योंकि वो है इसलिए we are going to be demanding higher return, lower return, higher return. Why is that extra return called liquidity risk premium? Liquidity risk जो ले रहे हो उसका premium. That is why we want this. Price opacity. What is the problem with price opacity? Price ही नहीं पता है। अभी कोई शेयर, अगर मैं कुछ खरीद रहा हूँ ऑनलाइन मार्केट में शेयर, तो मैं जिस प्राइस पे खरीदूंगा वो भी उसी प्राइस पे खरीदेगा। इवन इफ आई एम बाइंग अ गोल्ड कॉइन और समथिंग, 4 ज्वेलर के पास में भी जाओगे तो वो गोल्ड कॉइन मोर और लेस सेम प्राइस पे ही सब जगह मिल रहा होगा, मे बी 100, 200, 300 और 500 रुपीज मैक्सिमम का ऊपर नीचे। बट रियल एस्टेट में हाउ डेस्परेट यू आर द बायर, हाउ डेस्परेट द सेलर इज,
It's a lot of mind game and negotiation game and all of those things. मैं अगर desperate हूँ sell करने के लिए, I'll get less price. If I'm not desperate, and सामने वाले लोग fake करते हैं इसको, यही तो negotiation वगैरह होता है. Read the book Never Split the Difference if you want to learn negotiation. He's an FBI kidnapping terrorist negotiator, जिसने ये negotiation पे book लिखा है. उससे ज़्यादा high stake कब होगा negotiation का? So learn from the best, read these kind of things and develop yourself. Anyways, price opacity. So हम लोग को यहाँ पर ये नहीं पता कि आप बेवकूफ बने कि नहीं बने. Are you understanding? So that is price opacity. It's not transparent. You do not know exactly what everybody is paying. Different people might end up paying different prices. So you have to depend on your negotiation skills. मेरे को मॉल में स्ट्रेस कम होगा खरीदने में बिकॉज फिक्स प्राइस है, मेरे को पता है कोई भी आएगा यही प्राइस देगा. बट अगर मैं रोड साइड अगर शॉपिंग कर रहा हूँ कभी एंड व्हेन आई एम बाइंग समथिंग ओवर देयर, आई एम ऑलवेज स्ट्रेस कि बेवकूफ़ तो नहीं बनेगा या और बार्गेन करना चाहिए था क्या. सो वो चीज़ रहता है, तो मेंटल स्ट्रेस भी है. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैनेजिंग प्रॉपर्टी वी जस्ट डिस्कस्ड. एयरबीएनबी को देना है, किसको देना है, फिर बोलोगे नहीं खुद ही. लोग मैक्सिमम क्या करते हैं, खुद मैनेज करने का ट्राई करते हैं, लास्ट में परेशान होकर के दे विल गिव इट टू समबडी कि नाउ यू ओनली, वो ब्रोकर को दे देते हैं कि तुम मैनेज करो, यू गेट द ब्रोकरेज बट यू ओनली मैनेज एंड गेट इट डन. बिकॉज हाउ मच विल यू इंडिविजुअली डू इट? आई एम अज्यूमिंग एट अ वेरी स्मॉलर स्केल. वेरी लार्ज स्केल होगा, मे बी यू कैन बी अ पार्ट ऑफ रियल एस्टेट ऑपरेटिंग कंपनी है, वो पार्टनरशिप बना लेंगे, 5-7 लोग मिल करके बड़ा अमाउंट कर लिए, लेट्स से 40-50 करोड़, एंड वो 40-50 करोड़ से यू आर इन्वेस्टिंग एंड गेटिंग इट प्रोफेशनली मैनेज. तो दोज थिंग्स ऑल्सो हैपन्स. बट डायरेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी मैनेजमेंट इज योर हेडेक, एंड उसको कैसे मैनेज करना है. अभी लीगल कोई टेनेंट आकर के जबरदस्ती कब्जा कर लिया तब, those kind of things also happen. Rental contract agreement, how you do, बहुत सारा कुछ होता है. It is not that easy. Property taxes, municipal taxes and everything. So a lot of compliance, a lot of ways of how to manage the property, how to rent out, negotiation as we discussed. So all those things have to be taken into consideration. And initial investment, this is the bulky investment. आई होप देर इज नो प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ अगर वर्ड्स चेंज हो जाएंगे तो. मीनिंग लॉजिक समझो. इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा अमाउंट हो रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो वाई कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है. जो मैंने बोला कि जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर रहे हैं. आज मैं 10,000 रुपीज अगर एम्बेसी पार्क्स के REIT में डालता हूँ, एम्बेसी पार्क्स इज लाइक एन एग्जाम्पल ऑफ एन REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. तो मैं तो वो ट्रस्ट में 10,000 डाला, लेकिन ट्रस्ट के बाद तो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ है, और वो उसको इन्वेस्ट करके रखा है इन प्रॉपर्टी IT पार्क्स एंड ऑल अक्रॉस द कंट्री. राइट नाउ अगर, लेकिन मैं अगर इन्वेस्ट करूंगा, मैं तो एक बिल्डिंग में एक ऑफिस खरीदूंगा, एंड व्हाट इफ देयर इज सम प्रॉब्लम इन द लोकेलिटी, हाई ओवर फ्लाई ओवर वगैरह कुछ बना दिया एंड उसका लोकेशन गड़बड़ हो गया, देन मेरा तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है बिकॉज आई पुट इन ऑल माई मनी इन वन ऑफिस स्पेस, उसको रेंट आउट कर रहा हूँ. व्हाट इफ देयर इज सम इशू इन दैट बिल्डिंग और इन दैट ऑफिस स्पेस और प्रॉपर्टी का या वो एरिया का ही प्राइसिंग नीचे चला गया. बट व्हेन आई एम इन्वेस्टिंग दैट, इवन इफ आई एम इन्वेस्टिंग 1 करोड़ इन दैट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, एक प्रॉपर्टी खराब भी होगा तो इट इज वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ प्रॉपर्टीज दैट दीज गाइज आर मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तुम्हें एक मॉल में अभी सपोज से फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो लोकल अपने लोग का AC मार्केट है, अब उसमें तुम्हारे पास शॉप है या वरदान मार्केट में शॉप है, दैट मॉल मे और मे नॉट वर्क. देयर आर लॉट ऑफ मॉल्स. देयर इज अ गरियाहाट मॉल दैट डिड नॉट वर्क वेरी वेल एज फार एज आई अंडरस्टैंड. एक वो शगुन मॉल करके कुछ दिस थिएटर रोड में स्टार्ट हुआ था, दैट डिड नॉट वर्क. तुम लोग को नाम भी नहीं पता है. व्हाट इफ मैंने वहां पर शॉप लेकर के अगर रेंट आउट किया तो? सो व्हाट इफ, सो वेयर आई, सो तुम्हारा तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क हो गया ना कि वो मॉल चला कि नहीं या वो लोकेशन चला कि नहीं. बट इफ आई एम नॉट डूइंग दैट and I'm investing in a trust, then I don't have concentration risk. That is why we want this thing, क्या बोलते तुम्हारा indirect exposure and not direct exposure in real estate. बट अगेन देर इज अ प्रोज एंड कॉन्स. तुम टैक्स प्लानिंग, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन का खर्चा दिखाना, डायरेक्ट कंट्रोल रखना, ये सब तभी कर सकते हो इफ यू हैव डायरेक्ट रियल एस्टेट. इनडायरेक्ट होगा तो वो सब नहीं कर पाएंगे. नाउ यू हैव टू मेक अ चॉइस. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? व्हाट इज द टोटल पोर्टफोलियो साइज? व्हाट प्रोपोर्शन इज इन रियल एस्टेट? कहाँ रहते हो, वहाँ कितना रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो. सो लॉट ऑफ फैक्टर्स मैटर. गेटिंग इट? हाँ. सो आई हैव 2 क्वेश्चंस हियर. सो पहला तो कुछ पूछ रहा है इनविट एंड REIT. तो वो एक कौन सा भजन है ना, वो एक है समय समझाएगा. सो वेट, लेट मी कम टू इंफ्रास्ट्रक्चर, देन आई विल कम टू दैट. सो वेट फॉर दैट. अनदर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जस्ट गॉट मी थिंकिंग एंड आई डिड अ लिटिल मैथ की व्हाट परसेंट एसेट एलोकेशन वुड आई प्रेफर in terms of real estate. So you have to understand. So I am right now, I think, very. So I just own my own house in terms of real estate. I have absolutely zero real estate investment altogether at the moment. If I want to have a real estate investment, I'm evaluating something.
not any particular, but maybe in 2 years or 3 years. So I am trying to increase my debt capital, as in debt investment, or more stable investment where I can liquidate and put in a certain sum of money in real estate. Probably, I'm not even sure. I may not even do it. So that is the current situation. Second is the percentage of asset allocation is going to be very varied as compared to depending on what is your work. Say, for example, your parents are living in their own ancestral house, and you also want to buy a house and you're working in a different city. Now you're having two houses, your real estate allocation increases automatically. और वही आप पेरेंट्स के साथ में रह रहे हो सेम जगह पर और एक ही घर में रह रहे हो, तो आपका रियल एस्टेट एलोकेशन चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंगली. दूसरा चीज, इन डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ आई सी पीपल एट टाइम्स बाइंग द हाउस रिलेटिवली अर्लियर डेट पर, ईएमआई पर. तो आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हाई हो गया. इनफैक्ट आपको ये देखना चाहिए कि आपका लेवरेज्ड इन्वेस्टमेंट हुआ. मतलब सोचो, से फॉर एग्जांपल थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ तुम लोग को. सपोज मेरा एसेट में मेरा स्टॉक, बॉन्ड, एफडी सब कुछ मिला करके, ज्वेलरी वुलरी सब मिला करके 50 है. एंड सपोज मेरा हाउस जो अभी होगा, तुम लोग खुद अपना कैलकुलेशंस करो एंड तुम लोग खुद देखो कि तुम्हारा क्या परसेंटेज है. इट इज पॉसिबल तुम्हारा हाउस इज 200. इट कुड बी इवन मोर देन दैट. तुम प्रोपोर्शन खुद कैलकुलेट करो. एंड आउट ऑफ ये जो 250 है, 200 का हाउस के लिए लेट्स से 120 का लोन अभी बाकी है. सो 130 इज माई इक्विटी. डोंट यू सी यू आर टेकिंग अ लेवरेज्ड इन्वेस्टमेंट. 250 का तुम्हारा एसेट में 120 का तुम्हारा खुद का लोन लिया हुआ है. डू अ सिंपल मैथ लाइक दिस. इनफैक्ट मैंने जर्नल में भी अपना वो डाला था ये वाला चीज. एंड यू शुड डू दिस काइंड ऑफ मैथ कि व्हाट इज माय टोटल एसेट्स एंड उसमें कितना परसेंटेज इज ओन बाय, इज बिलोंगिंग टू विच एसेट क्लास. If you're right now not an earning member and if you do this and discuss with your dad, it might be very offensive for him. I'm telling you, be careful. But anyways, the point is कि asset allocation लेकिन तभी भी आपको देखना चाहिए. एंड स्टार्टिंग में बहुत हैवी हो सकता है. एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज कि जो ईएमआई के ऊपर का पोर्शन होता है, पीपल हु हैव देयर ओन हाउस और दे इनहेरिटेड द हाउस, इट ऑब्वियसली बिकम्स इजी फॉर देम, क्योंकि वो फिर अपना स्टॉक बॉन्ड पोर्टफोलियो डेवलप करते हैं, उनको घर नहीं खरीदना पड़ता. सब कोई ना अपने अपने फेजेस ऑफ लाइफ में अलग लाइफ में होते हैं, उनका जर्नी अलग होता है. सो बहुत ज्यादा किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए. यू शुड कंपेयर विथ योर सेल्फ फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम. Of course you should look at people, you should understand. Even I see that, अच्छा मतलब this person learned this at this age, but मुझे तो उस समय नहीं सीखने मिला था. तो अभी क्या करूं? So अभी one, I need to learn, I need to level up, and second, I want to make sure my students are learning it before. फॉर एग्जाम्पल मेरा 11-12 में साइंस नहीं था, सो आई डिड नॉट लर्न वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ मे बी अ फिजिक्स, केम, बायो. सो व्हाट डू आई डू? एक मेंटल मॉडल्स आई हैड टोल्ड मल्टीपल टाइम्स अभी, बिकॉज आई एम लविंग द बुक थारली. सो उसमें अलग अलग डिसिप्लिन्स के मेंटल मॉडल्स के ऊपर है. तो आज मैं एक चैप्टर फीडबैक लूप के ऊपर पढ़ रहा था. सो सिस्टम का फीडबैक लूप आपके ऑफिस में भी काम आता है. हाउ डू यू टेक फीडबैक फ्रॉम अदर्स, हाउ डू यू गिव फीडबैक टू अदर्स. और एआई क्या होता है? बेस्ड ऑन कि तुम लाइक कर रहे हो, डिसलाइक कर रहे हो, उसका रिजल्ट और उसका आउटकम, वो इंजन, वो मशीन लर्निंग इज कंटिन्यूसली रीआइटरेटिंग एंड चेंजिंग देयर प्रोसेस एंड ट्राइंग टू बी मोर एंड मोर एक्यूरेट इन मेकिंग प्रेडिक्शन. गूगल तुमको 20 रिजल्ट दिखा रहा है, तुम क्या क्लिक कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो, वो फीडबैक के बेसिस पे नेक्स्ट टाइम तुमको दूसरा आउटपुट दे रहा है. So the output given to you first time becomes an input for the next time of iteration. Are you understanding? Netflix अगर तुमको एक शो रेकमेंड कर रहा है, तो नेक्स्ट टाइम से तुम जो शो पे क्लिक किए, नहीं किए, छोड़ दिए, उसके बेसिस पे दे विल रेकमेंड समथिंग एल्स नेक्स्ट टाइम, राइट? देयर इज अ फीडबैक लूप. So systems will have feedback loop, and in our human behavior also, feedback loop should be there. With my body language, you will get a feedback from me that whether I'm appreciating your question or not. Are you understanding the idea? So it is continuous feedback. So ये आप अपने behavior में कैसे implement करोगे? So abhi what do I do? So if I did not read about certain things, or if I was not so much into reading during school, or whatever 1, 2, 3, 4, 5 things, if I think that I have not done this, or now I'm getting to understand, तो वो learning आसपास के लोगों से सीखना है और लेना है, and उसके ऊपर काम करना है instead of regretting, because otherwise you're wasting mental energy over there. And if I know something now, आई विल टेल यू इमीडिएटली कि तुमको इस फेज पे तो ये कर लेना चाहिए, या इस फेज में अपना लाइफ के ये करना चाहिए. आर यू गेटिंग द आइडिया? सो ऑलवेज बी ऑन दैट प्रोएक्टिव मोड. बट again, since I know that there's a different question altogether and we are discussing something else, but when you're talking about the real estate percentage, इसीलिए मैं बोलता हूँ ये जो thumb rules वाला कुछ लोग बकवास करते हैं, all these influencers and all this particularly, you have to understand that when you're talking about the thumb rules, it is not like a blanket rule. 80-20, 80% खर्चा करो, 20% you do. It is rubbish. At
10 lakh rupees of income or 20 lakh rupees of income or 50 lakh rupees of income, you cannot apply the same rule. मेरे को घर इनहेरिट मिला, किसी को घर इनहेरिटेड नहीं मिला, तो वो डिफरेंस होगा उनके एलोकेशन का, परसेंटेज का, रियल एस्टेट का. हाँ, ये सब चीज वी वांट टू हैव रूल्स बिकॉज इट गिव्स यू अ वे टू एक पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट टू थिंक देता है कि ठीक है, जब तक आपका लेट्स से एक एक्स अमाउंट ऑफ इनकम है तब तक 80-20 आप करिए. उसके बाद में जो इंक्रीमेंटल हो रहा है, सपोज आई एम इंक्रीजिंग माई इनकम फ्रॉम 12 to 15, देन ऑफ दैट 3 लाख रुपीज 80-20 नहीं होगा, 50-50 करो उस 3 लाख का. 12 में तुम 80-20 करो, 3 लाख का 50-50 करो. अब सपोज 15 लाख से 20 लाख का इनकम हुआ, एंड ये भी मैं रैंडम नंबर बोल रहा हूँ, मैं सोचने का तरीका बता रहा हूँ तुम लोग को. फिर वो जो 15 to 20 लाख रुपीज हुआ, वो 5 लाख रुपीज का 60% या 70% सेविंग होगा, 30% एक्स्ट्रा स्पेंड बढ़ाएंगे. Because your financial wealth also has to increase. Inflation, uncertainty, emergencies, so many other things are also there to take care of in future. So how can I give you a rule, the question that you asked in terms of asset allocation, कि exactly यही amount आपका real estate का percentage होना चाहिए. Do you think Ambani का percentage allocation can be based on a thumb rule? Are you understanding the idea? So contextually सोचना होगा. If two people, I stay with my parents, so for me and somebody else where the parents and the child is staying in two different cities, their real estate investment to double ho gaya automatically in a way. And what are your other liabilities and your overall portfolio में क्या risk and everything है. अब आप बॉम्बे में रह रहे हो, जयपुर में रह रहे हो, उसी में difference आ जाएगा आपका real estate investment का, because the property prices are different if you want to stay in your own house. Tell me, are you following this, understanding this? Clear? All right. Next we'll, अच्छा ये हो गया था, sorry. Next we'll move to the indirect real estate. So this is a part of your, so it's very simple. Basically अगर मैं एक REIT का बैलेंस शीट बात करूंगा, तो यहाँ पर से फॉर एग्जाम्पल हम लोग इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, वी हैव पोर्ड इन लेट्स से $100 million, ठीक है, एंड आपने 100 million का या 150 million का लोन ले लिया. लेट्स अज्यूम कि लोन लेना अलाउड है एक बार के लिए, तो आपके पास $250 million है, और ये $100 million में से मैंने खाली $10,000 इन्वेस्ट किया है. देयर आर लैक्स ऑफ अदर इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्टेड दिस पूल मनी, ठीक है. अब ये जो $250 million है, ये $250 million का जो एसेट है, ये एक बिल्डिंग तो नहीं है, ये अलग अलग लोकेशंस में, न्यूयॉर्क में, वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, व्हाटएवर, सो अलग अलग जगहों पर यू हैव इन्वेस्टेड इन प्रॉपर्टीज. It is possible you might even have a mix of properties, कुछ warehouses, कुछ shopping malls, कुछ office buildings. It is also possible that you are very focused, नहीं, we do only office buildings type, or we do only warehouses type. तो ऐसा कुछ भी हो सकता है. Now when you have $250 million worth of assets, can't you employ professional managers and all to do पूरा rent वसूली and which property to invest in and due diligence and all of that in a very structured, in a very proper manner? You can afford to do it. और इसमें से अगर 10 million का प्रॉपर्टी खराब भी हो गया, हरिकेन में, सुनामी में चला गया सपोज, सो 10 million आउट ऑफ 250 million, मेरे को कितना ही फर्क पड़ जाएगा. बट वही अगर मैंने पूरा $10 million एक पर्टिकुलर सी साइड रिजॉर्ट में डाला होता एंड वो पूरा वॉश अवे हो जाता, नाउ जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ लॉस आई वुड हैव हैड. सो हियर वी डू नॉट हैव सो मच ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क इशू. Here we will have professional management done. We have huge geographical diversification. But मेरे पास कंट्रोल नहीं है प्रॉपर्टी का कि कौन सा खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है. Even if I put 10 million out of 250 million, मैं कोई बोर्ड में बैठ करके वोटिंग पावर तो नहीं मिलेगा ना इतना कि मैं जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा. I don't have controlling stakeholder. I'm not a controlling stakeholder here. बोलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ऑल दीज थिंग्स विल हैपन. अच्छा, उसके बाद में अगर मेरे को कुछ टैक्स प्लानिंग करना है कि थोड़ा लोन ले लेते हैं, डेप्रिसिएशन दिखा देंगे, आई कैन नॉट शो ऑल दैट, वो तो ये REIT के बैलेंस शीट पे होगा. सो दिस इज योर रियल एस्टेट कम म्यूचुअल फंड इन अ वे टू टॉक अबाउट इट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. अब ये क्या होता है, ये स्टॉक की तरह ट्रेड करता है मोस्टली. तो जैसे अपने शेयर्स बाई सेल कर सकते हैं 9 to 3:30 के बीच में, वी आर एबल टू ट्रेड दी REIT शेयर्स ऑल्सो. एंड देयर आर डिफरेंट REITs, वो भी जैसे एक नॉर्मल स्टॉक लिस्ट होगा उस तरीके से लिस्ट होकर के आता है. एंड देयर आर क्वाइट अ फ्यू अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो विच वील डिस्कस एज टू हाउ दे शो देयर एनुअल रिपोर्ट एंड ऑल. क्योंकि रियल एस्टेट एक अलग टाइप का बिजनेस हो गया, एक अलग टाइप का काम हो गया. अब इसमें कुछ कुछ वो भी प्रोविजंस होते हैं कि से फॉर एग्जांपल ये जो इससे जो इतना रेंटल इनकम आएगा उसी से तो आप रिटर्न दोगे.
कुछ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बोलेगा मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगा, डेवलप करूंगा, 2-3 साल रन करूंगा एंड आई विल सेल इट ऑफ. सम रियल एस्टेट माइट इवन से, आरईआईटीज माइट से कि नहीं, वी आर गोइंग टू बी इन्वेस्टिंग इन द प्रॉपर्टी, 15 years 20 years रखेंगे, आराम से रेंट कमाएंगे. फिर अगर लगेगा कि नहीं, रेंटल इनकम इज नॉट गुड, ओनली देन वी विल चर्न. सो देयर कुड बी डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट, राइट. सो अब कुछ कुछ होता है रियल एस्टेट कंपनी, अब उसमें ना गवर्नमेंट के टैक्सेशन वगैरह भी आते हैं. अब वो, अच्छा लेट मी कम टू दैट. सो देयर कुड बी टू वेज. या तो मेरा जो इनकम जनरेट हो रहा है वो आप पूरा 90% प्लस इनकम इनको डिविडेंड में बांट दो, या फिर वही इनकम को री इन्वेस्ट करके और नया प्रॉपर्टी खरीदो. अब गवर्नमेंट ऑल्सो वॉन्ट्स टू इंसेंटिवाइज ऑल्सो कि भाई रियल एस्टेट वगैरह में इन्वेस्ट करो बिकॉज वी वांट मोर ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंफ्रा एक्सेट्रा. But at the same time, the government also does not want to lose out on taxes. So understand, it's always about, that externality. I think कोई क्लास में अपने डिस्कस किए हैं कहीं पर कि इस बैच के साथ, क्या मैं भूल जाता हूँ, इतना सारा चीज़ होता है. मतलब गवर्नमेंट भी जब कोई डिसीजन ले रहा है, देयर इज सम एक्सटर्नैलिटी इट वांट्स टू ड्राइव. हाँ, लेवल 2 इकोनॉमिक ग्रोथ में आई वाज डिस्कसिंग. सो कोई लॉ होता है, टैक्स होता है, द गवर्नमेंट वांट्स टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव बट एट द सेम टाइम डज नॉट वांट टू लूज आउट टू मच ऑन टैक्सेस. सो इसमें क्या है कि अगर आप 90% इनकम जो आप जनरेट की हो इस प्रॉपर्टी से वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो आरईआईटी को टैक्स नहीं देना होगा. तुमको इनकम मिला, अब तुम टैक्स दो. नॉर्मली व्हाट हैपेंस, अंडरस्टैंड, कंपनी का प्रॉफिट आता है, कंपनी उस पर टैक्स देता है 25% इन इंडिया. फिर जो प्रॉफिट्स बचता है वो मुझे जो डिविडेंड देता है मेरे को वापस 30% टैक्स देना पड़ता है. तो company pay 25% taxes on the profits, and then I have to pay on the same profit that was distributed to me. I have to pay another 30%. I'm assuming I'm in the 30% tax bracket. बट आरईआईटी क्या है, क्योंकि रियल एस्टेट है, फिर देखो रेंटल वेंटल बैठेगा ही नहीं, रेंटल इनकम इतना नहीं होता है. प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन रेंटल उस लेवल का नहीं होगा वेर कि तुम दो दो बार टैक्स दे दो. एंड गवर्नमेंट वांट्स टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट एंड ऑल. वी वांट मोर ऑफिस बिल्डिंग्स, मॉल्स, शॉपिंग एक्सेट्रा, ऑल ऑफ दैट. सो क्या बोलता है कि अगर आप 90% बांट दे रहे हो ना, इट इज एज गुड एज मी ओनिंग द प्रॉपर्टी एंड गेटिंग रेंटल इनकम. इफ यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग 90% प्लस इनकम बैक टू द शेयर होल्डर्स एंड ऑल, तो बोलता है कि फिर आरईआईटी को टैक्स नहीं देने का. जो मैं हूं मुझे टैक्स देना है, हु इज रिसीविंग दैट इनकम. इफ आई एम इन 30% टैक्स ब्रैकेट आई विल पे 30% टैक्स. यूर इन 25% तो वो 25 देगा, वो 10 में है तो वो 10 में देगा, वो 40 में है तो 40% टैक्स देगा. 40 भी होता है, 1 crore इनकम, 2 crore इनकम एक्सेट्रा. सो यू हैव सरचार्ज एंड ऑल दोस थिंग्स, देयर आर डिफरेंट टैक्स स्लैब्स. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू बी पेइंग टैक्सेस. सो इसमें क्या हुआ कि इफ 90% प्लस इनकम दे रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, देन वील अलाउ कि आरईआईटी को टैक्स नहीं देना होगा, तुम जो रिसीवर है उसको अपने टैक्स देना होगा. एंड एवरीबडी विल बी एबल टू पे टैक्सेस इन देयर ओन, क्या बोलते हैं, टैक्स ब्रैकेट. उसको अगर वो 20% में, तो उसको नहीं मन करेगा ना कि तुम 25% कंपनी टैक्स देगा. He'll be like, why should I be penalized? So different. Again, it depends on country to country whether this kind of tax structure and all is available or not. But we will discuss all these things in detail when we are talking about real estate investment trusts. So this is like real estate ka mutual fund, as I told you. So income producing real estate के लिए, real estate investments के लिए, this is very useful. Income producing समझ में आ रहा है, because in most cases we will see 90% of your income or from rental and all that is going to be distributed back to you. वो आपको दे दिया जाएगा. बोलो, are you following this? एंड इसमें मुझे माथा नहीं लगाना पड़ रहा है कि विच प्रॉपर्टी टू एग्जैक्टली बाय. आई एम गेटिंग दैट डाइवर्सिफिकेशन ऑल्सो, मेरा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क नहीं है. सो आई एम गेटिंग ऑल दोज एडवांटेजेस. एग्जेम्प्ट फ्रॉम डबल टैक्सेशन, एज आई टोल्ड यू राइट नाउ, कि प्रोवाइडेड देयर इज सर्टन काइंड ऑफ कंडीशंस, but TNC apply, like 90% income has to be distributed. If you satisfy this, then आपको डबल टैक्स नहीं लगेगा. आरईआईटी को फिर टैक्स नहीं देना, इन्वेस्टर इज गोइंग टू बी टैक्स्ड इन हिज ओन हैंड्स, इन हिज हैंड, सॉरी. इनकम टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर इन दिस केस. तो डबल टैक्सेशन नहीं हुआ ना कि कंपनी पहले 25% टैक्स दिया, फिर जो इनकम हुआ वो डिविडेंड बांटा, डिविडेंड पे वापस टैक्स. इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ कंडीशन मेट, बोलो कंफर्टेबल. सो देयर इज एन एडवांटेज ओवर हियर. नो रिडेम्पशन रिस्क, कब बेच पाएंगे प्रॉपर्टी, बिकेगा कि नहीं, लिक्विडिटी रिस्क. बिकॉज इफ आई एम सेलिंग माई आरईआईटी का, इवन इफ आई हैव 1 crore रुपीज का शेयर्स, इफ आई एम सेलिंग माई शेयर्स टू यू, आरईआईटी को कोई प्रॉपर्टी थोड़ी बेचना पड़ रहा है. आज मैं आरईआईटी का शेयर ओन कर रहा हूं, कल वो आरईआईटी का शेयर ओन कर रहा है. आरईआईटी डज नॉट हैव टू सेल द प्रॉपर्टी.
आपका तो अंडरलाइंग इज द प्रॉपर्टी जो रेंटल इनकम जनरेट कर रहा है, और आपको अगर सेल करना है तो आप अपना मर्जी से सेल करिए. जस्ट बिकॉज आई वांट मनी डज नॉट मीन द आरईआईटी विल हैव टू सेल द बिजनेस बिल्डिंग और समथिंग, राइट? वो तो हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ सेकेंडरी मार्केट में वी आर ट्रेडिंग दो शेयर्स. देयर इज नो रिडेम्पशन रिस्क लाइक दैट, देयर इज नो लिक्विडिटी रिस्क. जब भी मेरे को बेचने का मन है आई विल बी एबल टू सेल इट ऑफ बिकॉज वो तो शेयर्स की तरह मार्केट में बिक रहा है. आप ऑनलाइन जाकर के चेक कर लीजिए एम्बेसी पार्क्स और माइंड फील्ड और माइंड स्पेस और वट एवर ब्रुक फील्ड एंड ऑल दैट आरईआईटीज का वॉल्यूम देख लो जाकर के कि कितना ऑन एन एवरेज शेयर्स ट्रेड होता है दिन में. सो आई एम अज्यूमिंग कि आई एम नॉट हैविंग लाइक हंड्रेड्स ऑफ करोड़ वर्थ ऑफ शेयर जो एक सेकंड में बेचना है, बट एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ शेयर्स एंड ऑल इफ आई वांट टू सेल आई विल बी एबल टू सेल. तो मेरा लिक्विडिटी रिस्क नहीं है. हाँ, आरईआईटी के पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, उनको अगर कोई प्रॉपर्टी सेल करने टेक्स टाइम टू सेल, बट दे डोंट नीड टू सेल इट बिकॉज आई वांट मनी ना. वो तो मार्केट कंडीशन के हिसाब से स्ट्रेटेजाइज करके दे विल बाई सेल प्रॉपर्टीज. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मेरे को शेयर सेल करना है तो वो बिल्डिंग नहीं बेचना होगा. वी कैन सेल एंड बाई शेयर्स आपस में. बट विच विल ब्रिंग मी टू द नेक्स्ट पार्ट, जो अपने वो कोरिलेशन का बात कर रहे थे तब मैं बताया ना कि डायरेक्ट लिखना अलग से चाहिए होगा. यहां ना व्हाट हैपेंस इज बिकॉज इट इज ट्रेडिंग लाइक शेयर्स, मे बी आगे आएगा पॉइंट, बिकॉज बट समझ लो सिंस वी आर ओवर हियर it's trading on exchanges. वो जो अपने बात की शेयर्स की तरह ट्रेड कर रहे हैं, गो ऑनलाइन एंड चेक. ये एम्बेसी पार्क्स एंड ऑल दोस एग्जांपल्स आई गेव यू अलग अलग आते रहता है. So now what happens is because REITs are also trading as shares, is it easy to buy sell real estate through REIT or difficult? Easy. मतलब अगर तुमको मार्केट में कोई न्यूज मिलेगा कि अच्छा ऐसा होने वाला है, खराब होने वाला है एक्सेट्रा, विल यू बी एबल टू डू बाई सेल ऑफ REIT इजिली? यस. बट अगर वही तुम्हारे पास फ्लैट या ऑफिस या कुछ रेंट पे चढ़ाया हुआ है, अगर तुमको मार्केट में लगेगा नहीं यार रियल एस्टेट मार्केट मंदा लग रहा है, विल यू बी एबल टू सेल इट बाय इट इजिली? नो. सो इफ आई हैव एन ऑफिस प्रॉपर्टी ऑन रेंट एंड मुझे लग रहा है कि ठीक है यार, मतलब सपोज कोविड का ही टाइम है एंड मेरे पास ऑफिस प्रॉपर्टी है, मैं बोलूंगा यार जितना में बेचेंगे डिस्काउंट में बेचना होगा, फिर 2 years बाद ठीक हो जाएगा, देन आई हैव टू बाय, लेट इट बी, रहने दो. मतलब जितना बेचने में खरीदने में माथा लगेगा एंड प्राइस एंड ऑल का डिसएडवांटेज होगा, यू माइट हैव टू बुक कैपिटल गेन बिकॉज ऑफिस प्रॉपर्टी माइट हैव अप्रिशिएटेड, यू विल लाइक लेट इट बी वेकेंट ओनली. यू विल नॉट टेक एक्शन ऑन डायरेक्ट रियल एस्टेट. बट वही चीज उस समय अगर आपके पास आरईआईटी के शेयर्स एंड आपको लग रहा है कि एवरीबडी इज डूइंग वर्क फ्रॉम होम, आई थिंक द स्टॉक प्राइस ऑफ दिस आरईआईटी का प्राइस इज गोइंग टू गो डाउन और इसका रेंटल इनकम खराब होगा. वुड यू वांट टू सेल इट और नॉट सेल इट? yes you would want to sell it. So REIT more cyclical हो रहा है, more market के हिसाब से behave कर रहा है, yes or no? yes. So वो equity के जैसा ज्यादा behave करेगा कि कम equity जैसा behave करेगा? ज्यादा इक्विटी जैसा बिहेव करेगा. सो उसका कोरिलेशन विद इक्विटी इज गोइंग टू बी हायर और लोअर? इट इज गोइंग टू बी हायर. इट इज गोइंग टू बी मोर साइक्लिकल, लेस साइक्लिकल? इट इज गोइंग टू बी मोर साइक्लिकल. सो हम लोग को डाइवर्सिफिकेशन का जो बेनिफिट मिल रहा था रियल एस्टेट का, वो ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा? इनडायरेक्ट में कम मिलेगा. बेनिफिट कम मिलेगा डाइवर्सिफिकेशन का. बेनिफिट कम मिला ना. उधर क्या हो रहा था, रैंडमली मूव कर रहा था. यहाँ पे मार्केट जा रहा है, इक्विटी जा रहा है ऊपर, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी ऊपर जा रहा है, नीचे भी साथ में जा रहा है. इट इज इंक्रीजिंग माई पोर्टफोलियो रिस्क. सो ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, देखो सबका एडवांटेज सारा, अगर दो स्ट्रक्चर होता और एक ही में सारा एडवांटेज है एक ही में सारा डिसएडवांटेज है, तो इसको कोई नहीं खरीदता, इसी को खरीदते. द होल ऑब्जेक्टिव ओवर हियर इज दैट दे विल हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, राइट? नाउ वी विल हैव टू सी व्हिच इज मोर सूटेबल टू आवर पोर्टफोलियो, टू आवर कॉन्टेक्स्ट, to our value of the portfolio and all. Based on that, we are able to take decisions. Tell me, are you following this? So, traded on exchanges like stocks, gap metrics basically क्या होता है? Generally accepted accounting principles. अभी इंडिया में आपको अलग से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना होगा. यूएस में अगर आरईआईटी है तो उसको यूएस गैप फॉलो करना होगा. मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज में आपको आईएफआरएस फॉलो करना होगा. So वो सब चीज when we study financial statement analysis we do it in more detail, but real estate accounting ऐसा कुछ नहीं है करने का. If you're into the industry in the real estate space, then obviously you'll have to understand there will be tweaks and all कि किस तरीके से accounting follow करते हैं, like depreciation etc. and valuing the property and all that. How do you do it? Based on correct accounting principles and all. एंड सम नॉन गैप मेट्रिक्स ऑल्सो. सो आरईआईटीज को भी अपना रिपोर्ट्स प्रोवाइड करना होता है. वन इज उसका रेगुलर अकाउंटिंग डेटा एंड कुछ कुछ नॉन अकाउंटिंग डिस्क्लोजर्स वगैरह भी आरईआईटी विल हैव टू गिव. फॉर एग्जांपल की इनकम का रेंटल यील्ड क्या है. अब तुमको पीएल में रेंटल यील्ड नहीं देना है, बट मे बी आरईआईटीज एंड ऑल विल हैव टू पब्लिश दैट डेटा बिकॉज एज एन इन्वेस्टर आई वुड वांट टू नो, अदरवाइज आई विल नॉट इन्वेस्ट. इट्स माय चॉइस एंड इट इज प्रोफेशनली मैनेज विच वी डिस्कस बिकॉज इतना बड़ा वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी होगा तो प्रोफेशनली उसको इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे. कॉन्सेंट्रेशन रिस्क इज लो, आया था क्या पॉइंट? एंड प्लीज समझना यहां पे ना ये सब ध्यान देना होगा. पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू से डाइवर्सिफिकेशन में बी लेस,
ज्योग्राफिकली प्रॉपर्टीज का डाइवर्सिफिकेशन इज मोर. समझ में आ रहा है? मैं एक प्रॉपर्टी में नहीं इन्वेस्ट कर रहा हूं. थ्रू एन आरईआईटी आई हैव एक्सपोजर टू थाउजेंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज, हंड्रेड्स ऑफ प्रॉपर्टीज इफ नॉट थाउजेंड्स. बट बिकॉज इट इज एन आरईआईटी एंड बी मोर कोरिलेटेड विद इक्विटी, इक्विटी के जैसा, सो पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू से हल्का सा मेरा रिस्क ज्यादा है. लेकिन ज्योग्राफिकली आई एम डाइवर्सिफाइड. पोर्टफोलियो वाइज आई हैव डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट है. इक्विटी जैसा नहीं बिहेव करेगा. लेकिन डायरेक्ट रियल एस्टेट और इक्विटी ऐसा था, तो आरईआईटी एंड इक्विटी इज थोड़ा सा रिलेटेड. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एकदम उल्टा नहीं चल रहा है. मतलब देर इज सो कोरिलेशन डायरेक्ट कॉमा इक्विटी अगर इतना कम है, तो कोरिलेशन आरईआईटी विच इज इनडायरेक्ट एंड इक्विटी इतना कम है. ये ज्यादा कम है, ये कम है. तो इसका डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट इज, और इसका डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट इज इतना. तो इसका सिग्मा पी पोर्टफोलियो का पूरा रिस्क इतना कमेगा और इसका पोर्टफोलियो का रिस्क थोड़ा ही कमेगा. तो डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट है, बट उतना नहीं है जितना एक डायरेक्ट रियल एस्टेट को लेके होता. But then you also have liquidity, professionally management. You have those advantages as well. Now you'll have to choose which one do you want, which is more suitable. बोलो, are you getting this? 100% okay बोलो, क्या question है? Since? हाँ 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 हाँ. वो सब don't get into it. फेस वैल्यू रहेगा, वो शेयर्स की तरह ही पूरा का पूरा लिस्टिंग होगा मार्केट में. सो you'll have a face value, बट वो पेड होता है. अब वो वैसा बायबैक वो सब कुछ नहीं होता है. मतलब इट्स अ डिफरेंट, डोंट गेट कंफ्यूज द अदर्स इन द क्लास. अभी वो नहीं होता है कि पहले होता था कंपनी का कि 10 का फेस वैल्यू में ओनली 3 अभी शेयर होल्डर दिया है. अभी 10 और प्रीमियम करके एक बार में ही इन्वेस्ट होता है. So there is no buyback and all that nonsense that happens. Everybody else don't just confuse with it out. It's not relevant. You got it? ठीक है. Comfortable till here? Sure? Give me a second. And also everyone, please understand that even if you're doing this in detail, if you don't understand, मैं खाली तुमको terms मगअप करा दूंगा, it will not help. जैसे for example मैंने अभी बोला कि geographical diversification REIT provide कर रहा है, yes or no? Yes, लेकिन भाई portfolio diversification compared to direct real estate ज़्यादा provide कर रहा है, yes or no? No, compared to direct real estate. Are you understanding? So if I don't get into these details, you will not understand. Level 2 में again we'll be having real estate in detail. तो मेरे को वो भी ध्यान में रखना है पढ़ाने के लिए. मेरे को अभी बेस स्ट्रॉन्ग करना है लेवल 2 के लिए भी. क्वेश्चंस कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, किसी भी तरीके से अप्लाई करके आ सकता है. सो इफ आई एम डूइंग इट द वे आई एम डूइंग इट, यू हैव टू स्टडी दैट वे. अंडरस्टैंड इट इज फॉर योर ओन गुड. लेवल 3 ऑल्सो इफ यू टेक द प्राइवेट मार्केट, यू विल हैव इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डिटेल में चैप्टर, 2 चैप्टर्स ऑन रियल एस्टेट एंड इंफ्रा. सो मुझे पता है ना कि कैसे कौन से लेवल कैसे कनेक्टेड है, तो वो सोच करके पढ़ा रहा हूँ. एंड अभी भी तो क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है. लेवल 2 इजी हो जाएगा एंड लेवल 1 और स्ट्रांग हो जाएगा. एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू बीइंग एबल टू मार्क अ क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर अक्रॉस द सिलेबस इज गोइंग टू बी हायर. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इन दिस डेप्थ. मैं तुमको एक सिंपल अच्छा एग्जांपल दिया ये वाला कि कंपेयर टू डायरेक्ट रियल एस्टेट, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन हाई लो एंड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन हाई लो. अगर ये लेवल पे नहीं समझ में आएगा, हाउ विल यू आंसर अ क्वेश्चन लाइक दिस? अब इसको थियोरी क्वेश्चन बोल नहीं सकते हो. प्रॉब्लम क्या होता है, कुछ बच्चे लोग बोलते हैं कि थियोरी क्वेश्चन आ गए. थियोरी नहीं है. दिस इज एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन. So whether you call it, it's a non-numerical question, but it's not theory question per se. So please be very attentive with all the small things that we are doing. वो नोट करके रखना चाहिए. आई एम अज्यूमिंग कि तुम लोग किए हो कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन आरईआईटी का कमती है विद एज कंपेयर टू डायरेक्ट रियल एस्टेट, बट ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन इज हाई, राइट? ऑलराइट. नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरईआईटीज. बहुत वैरायटी ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो सकता है. देयर कुड बी इक्विटी आरईआईटीज. इक्विटी आरईआईटी मतलब आई एम इन्वेस्टिंग इन द इक्विटी ऑफ रियल एस्टेट. अब तुम लोग को याद दिलाने का टाइम हो रहा है. ये सब किए थे ना हम लोग रियल एस्टेट में, वेदर यू आर इन्वेस्टिंग इन द डेट साइड ऑफ इन्वेस्ट इक्विटी और इक्विटी साइड ऑफ रियल एस्टेट. सो आरईआईटी भी कौन सा पार्ट में इन्वेस्ट कर रहा है? वो लोन्स पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहा है कि ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा है? मतलब वो प्रॉपर्टी तुम ले रहे हो उसके लिए लोन्स प्रोवाइड कर रहा है टाइप का काम कर रहा है, या वो प्रॉपर्टी को ही खरीद रहा है, इक्विटी ओनरशिप इन प्रॉपर्टी ले रहा है? सो उसके ऊपर डिपेंड करेगा.
Tell me, are you following this? So, what is the type of REIT is basically based on what kind of investments they are doing. Are they investing in equity of the real estate? Are they investing in mortgage part, मतलब debt part of real estate, या वो दोनों equity debt में invest कर रहा है, तो उसको hybrid बोल दे रहे हैं. So, one is whether you're investing on the equity side or the debt side. बोलो, following? Are you investing directly in the property या partnership करके you are investing in the property? वो भी हो सकता है इक्विटी में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो. आप लोन्स रियल एस्टेट कंपनीज को दे रहे हो, या फिर जो मार्केट में मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज अवेलेबल है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो. ना फॉर एग्जांपल, मैंने सपोज डीएलएफ कंपनी है. डीएलएफ क्या करता है? बिल्डिंग बनाता है. उसका एसेट पूरा रियल एस्टेट रिलेटेड है. आई एम एन आरईआईटी. मैं इसको लोन दे दिया. अब ये मेरे को क्या करेगा? इंटरेस्ट इनकम देगा. करेक्ट. दिस इज योर लोन टू रियल एस्टेट कंपनी. क्लियर? सेकंड, एसेट सिक्योरिटाइजेशन किया हुआ तो ये बेटर समझ में आएगा. लास्ट डे भी ब्रीफ में बताया था. एक बैंक है, बैंक ने थाउजेंड्स ऑफ लोगों को होम लोन्स दे करके रखा है. लेट्स से $500 million वर्थ ऑफ होम लोन्स. अब बैंक क्या करता है? यही होम लोन को अलग करके, ये होम लोन का जो पोर्टफोलियो है ना 500 मिलियन का, बहुत डिटेल में मत समझना इफ यू डोंट हैव एसेट सिक्योरिटाइजेशन, उसके अगेंस्ट में मार्केट में मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज इशू होता है. दिस इज प्योरली एसेट सिक्योरिटाइजेशन लेक्चर. मतलब बेसिकली बैंक का जो होम लोन पूल है ना, तुम अज्यूम करो एक तरीके से हम बैंक को लोन दे रहे हैं और बैंक वही लोन से होम लोन्स को दे रहा है. और ये होम लोन ना अलग है. अब यहाँ पे इफ समबडी डिफॉल्ट, सो तुम तो उसका घर ले लोगे, बट बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड डेट पे अगर कोई डिफॉल्ट करेगा तो यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. वो फिर बैंक का अपना प्रोसेस चलेगा. सो दैट इज व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन रियल एस्टेट लोन्स. और रियल एस्टेट के जो लोन्स होते हैं उसी में वर्ड मॉर्गेज यूज होता है. सो दीज आर मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज. तो व्हाट इफ योर आरईआईटी इज इन्वेस्टिंग इन एमबीएस? तुम रियल एस्टेट कंपनी को लोन नहीं दियो, तुम बैंक को भी लोन नहीं दियो. बैंक अपना होम लोन्स को पूल करके उसका जो सिक्योरिटी निकाला है मार्केट में, तुम उसको खरीद रहे हो. So you could be investing in mortgage-backed securities. Now these mortgage-backed securities could be issued for residential properties or it could be for commercial properties. Bolo, are you following this? एंड हाइब्रिड मतलब दे विल बी इन्वेस्टिंग इन बाइंग, हाउ वो रियल एस्टेट भी खरीद रहे हैं डायरेक्टली और वो तुम्हारा एमबीएस भी खरीद रहा है. वो एक मिक्स मेंटेन कर रहे हैं डेट एंड इक्विटी का. दैट इज हाइब्रिड. वेरी सिंपल. आरईआईटी का और भी क्लासिफिकेशन हो सकता है. आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट. वन आरईआईटी वेयर दे आर इन्वेस्टिंग ओनली इन ऑफिस स्पेसेस, IT parks and all. There could be an REIT which is investing only in multi homes, residential homes. एक खाली वेयर हाउस पे वेयर हाउस खरीद रहा है. उसको लगता है कि ब्लिंकिट जेप्टो कुछ होएगा ही नहीं, इसको वेयर हाउस खरीदो खाली सिटीज के बाहर. देयर कुड बी एन आरईआईटी मॉल में डालो. पीपल आर गोइंग टू बी जस्ट बाहर घूमेंगे, एआई आ जाएगा, वर्किंग आवर्स कम हो जाएगा पूरे लोगों का. देयर विल बी मोर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज. डू यू नो देयर आर पीपल हु आल्सो लुकिंग एट ये सब थीमेटिक इन्वेस्टमेंट्स एंड स्ट्रेटजीज. लोग फोरकास्ट करने का ट्राई करते हैं कि people are going to be having, there was somebody who was investing in some golf related company. I was reading, नहीं, I was talking to this, some किससे बात किया याद नहीं है, कि with AI there will be more spare leisure hours for people, leisure activities are going to increase and therefore businesses who are providing those leisure spaces and all, example was golf, is going to be increasing. So that is the theme of investment जो maybe आप 15 years या 10 years hence देख रहे हो and you're probably planning to invest accordingly. सोचो कितना मतलब कितना तरीका होता है सोचने का एक चीज के बारे में. एंड सो व्हाट इफ एन आरईआईटी व्हिच इज इन्वेस्टिंग इन लीजर एक्टिविटीज. सो यू आर, मेरे को अगर लग रहा है कि ये थीसिस सही है इन्वेस्टमेंट का, कि द नंबर ऑफ टोटल वर्किंग आवर्स ऑफ एवरीबडी इज गोइंग टू गो डाउन विद ऑटोमेशन एंड ऑल ऑफ दैट, सो देयरफॉर पीपल विल हैव मोर रिक्रिएशनल एक्टिविटी. सो एन आरईआईटी व्हिच इज इन्वेस्टिंग इनटू होटल्स, रिजॉर्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट, आई वांट टू इन्वेस्ट इन दैट आरईआईटी, नॉट कि वो किसी में भी पैसा डाल रहा है. यू कैन गेट एन एक्सपोजर टू दिस थॉट ऑफ योर्स. होटल्स और ये सब में इन्वेस्ट करने वाला आरईआईटी पॉसिबल. सो इस तरीके से भी आरईआईटी का क्लासिफिकेशन इज डन. सोचो मैंने कैसे ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट को पोर्टफोलियो से कनेक्ट किया. यहाँ पे ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज कनेक्टेड टू फिक्स्ड इनकम, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज एंड कोवेरियंस कोरिलेशन, इट इज कनेक्टेड टू क्वांट्स. और पोर्टफोलियो का रिस्क, इट इज कनेक्टेड टू पोर्टफोलियो. तो मल्टीपल कनेक्शंस आएंगे
when we are studying. And that is why I thoroughly enjoy, because मेरे को पता है कि मेरे को किस लेवल में और किस सब्जेक्ट में तुमको कहाँ से कैसे रिलेट करना है. सो आई रियली एंजॉय दैट पार्ट, एंड वो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है. लेवल 3 में भी ये चीज समझ में आएगा, बिकॉज देन यू कैन गेट क्वेश्चंस विच इज एंड यू हैव टू बी एबल टू अप्लाई योर नॉलेज होलिस्टिकली. अपना इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल नहीं करना है अपने को. तो वो कनेक्शंस बिटवीन सब्जेक्ट्स एंड लेवल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो अभी का एक लेक्चर में हम एक रियल एस्टेट का पार्ट में तुम लोगों को 5 सब्जेक्ट कनेक्ट कर दिया एक बार में. गेटिंग इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी दिस वे, एंड ये सही तरीका है पढ़ने का, व्हेन यू आर एबल टू कनेक्ट मल्टीपल सब्जेक्ट्स एंड डिसिप्लिन्स टुगेदर. बोलो कंफर्टेबल, टेक दिस जो लेना है. गिव मी 1 minute. So someone is commenting that Mr. Murthy is not going to be investing in this leisure वाला portfolio. LNT भी नहीं करेगा शायद. Alright, so couple of questions. Mortgage REIT also will benefit from professional management because कौन से बैंक का which pool of securities to invest in, किस में default rate कम होना चाहिए, quality of EMIs अच्छा है. So a lot of analysis is needed there also. When you study asset securitization, you'll get that. Another question is, can we mortgage gold? I don't think we can mortgage gold. You can pledge gold. So you have to be a little more accurate. गिरवी रखना गोल्ड को, तो प्लेज वर्ड यूज होगा. मॉर्गेज वर्ड इज ओनली फॉर रियल एस्टेट. एंड द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड पार्टनरशिप इक्विटी इज, इक्विटी मतलब ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी ले रहे, आप डायरेक्टली ओनरशिप ले रहे हो, या फिर इन पार्टनरशिप भी कई बार होता है. फॉर एग्जाम्पल जियो वर्ल्ड, अभी अंबानी बोलते हैं जियो वर्ल्ड हम पूरा नहीं बेचेंगे, so I can sell 30%, 70% I will keep. So if you do a partnership with him in terms of investing in Geo World or I don't know what वो BKC में जो बना हुआ है बॉम्बे में, so that could be a partnership investment by REIT. But even that 30% is like huge. ठीक है, ठीक है. Let's move forward and let's complete this part, real estate part. So यहाँ पर when we are looking at the REIT investments, we are looking at 4 broad strategies basically, in terms of how to go about it, investment strategies and structures wise and all. Okay. So when you're looking at either there is a core strategy we are following or core plus value add opportunistic. एक बार 2 मिनट मेरे को दो, बहुत easy है समझना इसको. core मतलब क्या हुआ ना, तुम वो साउथ सिटी वाला मॉल खरीद लिया, एकदम बिंदास चलता हुआ मॉल है, अच्छा रेंटल मिलेगा, एंड ये मॉल तो हमेशा चलेगा. हाँ, रूटीन बेसिस पे कुछ रिपेयर मेंटेनेंस, अब ये फ्लोर खराब हो गया, लिफ्ट खराब हो गया, यू आर डूइंग ऑल ऑफ दैट. बट बाकी तो ब्रॉडली वी डोंट हैव टू चेंज सो मच. सो दैट इज योर कोर स्ट्रैटेजी, एंड यू कैन इनडेफिनेटली स्टे इन्वेस्टेड इन दिस स्ट्रैटेजी. मेरे को रेंटल इनकम बहुत अच्छा आ रहा है, एंड आई विल कंटिन्यू जनरेटिंग दिस काइंड ऑफ रेंटल इनकम फ्रॉम दिस प्रोमिनेंट मॉल ओवर हियर. दिस इज योर कोर स्ट्रैटेजी. कोर में तुमको कुछ वैल्यू एडिशन करना पड़ा, तुमको कुछ रीवैम्प ऑफ द मॉल वॉल कुछ करना पड़ा, नहीं करना पड़ा. सो दिस इज योर कोर स्ट्रैटेजी. सो फॉर अदर्स हु आर नॉट फ्रॉम कैलकाटा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इज अ गुड मॉल इन अ गुड लोकेशन एंड दैट गॉट अक्वायर्ड इन अ वेरी गुड डील. ब्लैक रॉक किया ना? हाँ ठीक है. हाँ, सो दिस इज योर कोर स्ट्रैटेजी. ओपन एंडेड है, आप एक बार इन्वेस्ट कर लिए एंड इन्वेस्टमेंट हो गया, एंड इनडेफिनिट पीरियड के लिए वी कैन स्टे इन्वेस्टेड इन दिस. यू वांट टू रिमूव, यू मतलब सेल इट ऑफ, वो सब तुम्हारा प्रॉब्लम है, बट वी कैन डू इट दिस वे. दूसरा जो स्ट्रैटेजी हुआ ना, कोर प्लस वैल्यू एडेड और ऑपर्चुनिस्टिक स्ट्रैटेजी. वैल्यू एड नॉट वैल्यू एडेड, कोर प्लस वैल्यू एड एंड ऑपर्चुनिस्टिक स्ट्रैटेजी व्हेन वी आर लुकिंग एट इट. अब उसका एकदम सिंपल लॉजिक है. कोर प्लस में, कोर में तो तुमको कुछ नहीं करना पड़ा, कोर प्लस में थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, वैल्यू एड में थोड़ा ज्यादा चेंज करना पड़ा, ऑपर्चुनिस्टिक में बहुत ही ज्यादा चेंज करना पड़ा. दैट इज द ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ द अदर 3. एंड इसमें क्या होगा, वैल्यू क्रिएशन कहां से हो रहा है, ये चेंजेस करने से वैल्यू क्रिएशन आया, राइट? ये स्ट्रैटेजी में तो इट्स लाइक अ वेरी प्रोमिनेंट, मतलब एक बहुत ही प्रॉपर रेंटल इनकम टाइप का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बट वैल्यू क्रिएशन तो नहीं हो रहा है मेरा कोई एक्सपर्टीज से या कुछ करने से. बट यहां पर तो कुछ ना कुछ चेंजेस करके यू आर ट्राइंग टू गेट अ वैल्यू एडिशन डन ना. आर यू गेटिंग द आइडिया? सो इसमें जनरली दीज प्रोजेक्ट्स आर गोइंग टू बी फाइनाइट लाइफ्ड. मतलब मैं वैल्यू ऐड किया, मेरा अभी रेंटल 10 मिलियन आ रहा था, मैं खर्चा वर्चा करके मैं रेंटल 20 कर दिया या 15 कर दिया. अब 10 का रेंटल की जगह 15 का रेंटल हो रहा है. सोचो, द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी शूट्स अप. कोई भी चीज का वैल्यू क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस. जो प्रॉपर्टी 10 मिलियन जनरेट कर रहा है उसका वैल्यू, और जो प्रॉपर्टी 15 मिलियन जनरेट कर रहा है, 50% हायर रेंटल जनरेट कर रहा है, उसका वैल्यू में डिफरेंस नहीं आएगा.
बट ये जब एक बार चेंज हो गया, अब मेरा तो काम हो गया ना, यहां से प्रॉपर्टी बेचो निकलो, दूसरा कोर करेंगे, कोर प्लस। ये वाला अगर होगा तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके यू विल बी एबल टू चेंज द रेंटल फ्रॉम 10 to 20 और 25, और ये वाला में मे बी 10 to 40 डायरेक्ट। बोलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये वाला में तो क्या होगा ना कि 4-5 बिल्डिंग है, बहुत ही पुराना पुराना 4-4 फ्लोर्स का बिल्डिंग है, चारों बिल्डिंग तोड़ डालने का, वहां पे एक बड़ा 80 फ्लोर का बिल्डिंग बनाओ, उसमें होटल और रेजिडेंशियल बुर्ज खलीफा बना दो बैठ के। जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, दैट्स अ लिटिल टू मच बट व्हाटएवर। Are you understanding the idea that I'll break down 4 small buildings in a prominent location, पुराने वो 3 floor 4 floor के buildings, and probably I'll just put together into a mall or a housing society or something like that. There is a major change you're making. That's an opportunistic investment that you're making. But once it is done, once it is in the flow, then I should be out of it and I should look at another property to redevelop to that extent. Tell me, are you understanding this? So the objective, obvious सा बात है, least risky कौन सा है, core की opportunistic? कोर लीस्ट रिटर्न जनरेटिंग आउट ऑफ ऑल दीज कौन सा है, कोर। सो तुम्हारा जो रिस्क, अच्छा नहीं ये नहीं मिटा, तुम्हारा जो रिस्क एंड रिटर्न है वो लो से हाई हो रहा है एज यू मूव ओवर हियर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस अक्रॉस ऑल द स्ट्रेटजीज? अब इसमें हो सकता है, अगेन आई विल गिव यू लिटिल कैलकाटा एग्जांपल सिंस आई एम एबल टू रिलेट टू इट। फोरम मॉल, अब उसमें तुम पार्किंग लॉट बनाए, थोड़ा सा उसको थोड़ा पूरा वो 4th फ्लोर इफ यू सीन, मतलब बेसिकली वो मॉल थोड़ा पुराना हो गया था बट इट इज वन ऑफ द फर्स्ट मॉल्स ऑफ कैलकाटा। So there you did pura lift and lobby and AC and all of those things they changed and they did a major revamp with all the restaurants and all on the 4th floor. So maybe I will talk about it as a core plus. Value added में maybe, I don't know, I'm not being able to think of a value add. Value add का कोई example बताओ आसपास अपने। वैल्यू एड में भी वो स्पार्क्स वाला जो था, बोलिंग एली को कन्वर्ट करके शादी हॉल बना दिया। प्रॉब्ली मेकिंग मोर मनी आउट ऑफ इट। कलकत्ता में शादी हॉल चलेगा। Tell me, are you understanding? That is probably a value add strategy. An opportunistic is like a major revamp. Well, this is okay till here. So core, एक सेकेंड यहां पर मॉडेस्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, यहां पर डिसेंट अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट होगा, थोड़ा सा लार्जर स्केल रीडेवलपमेंट एंड ऑल कुछ हो रहा है, यहां पर इट्स अ वेरी लार्ज स्केल एंड ये पूरा रीडेवलपमेंट हो सकता है, मतलब प्रॉपर्टी को डिस्पेंडल करके ही दूसरा प्रॉपर्टी रेडी कर दिया। दिस कुड बी रीपर्पसिंग द एसेट, सॉरी वो बोला ना कि यू आर चेंजिंग द एंटायर, दिस मोर रिस्की, दिस वे मोर रिस्की, विल रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ऑल। डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी खरीदा कुछ, जो प्रॉपर्टी एकदम ही बर्बाद टाइप का है एंड यू चेंज्ड इट, ऑब्वियसली इट्स वेरी वेरी रिस्की। कुछ कुछ नहीं होता, एकदम पूरा खंडर बन जाता है, like it's not used only and it's stuck in some legal and all of those। तुम पूरा प्रॉपर्टी बाय आउट करके पूरा रेडी करके then you roll it out, there's a lot of speculation over here, चलेगा नहीं चलेगा कोई गारंटी नहीं है। that's very very risk taking but obviously it's going to be generating a much better return for you in this। बोलो क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? ये ठीक है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं कि इतना एक्सपेंस पे कोर प्लस है, इतना पे वैल्यू एड है, दिस अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन दैट वी मेक, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब वो सब्जेक्टिव हो सकता है, भी कोई आके चेक नहीं कर रहा है। नाउ इट इज फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव दैट वी नीड टू सी एंड वी नीड टू फिगर आउट व्हाट आर वी वांट टू और व्हाट आर वी गोइंग टू बी कॉलिंग दिस और हाउ डू वी वांट टू लुक एट इट। दिस वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। डायरेक्ट के कंपैरिजन में इनडायरेक्ट का अगर बात करेंगे, दैट इज आरईआईटी का बात करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन हाई, लिक्विडिटी हाई, बट कोरिलेशन आल्सो हायर एज कंपेयर टू डायरेक्ट। ये कर चुके हैं, जस्ट रिपीट पॉइंट आ रहा है। डायरेक्ट का कोरिलेशन इज लोअर, बोलो आर यू फॉलोइंग दिस? वी ऑलरेडी नो दिस। लिक्विडिटी इज हाई, आरईआईटी शेयर्स की तरह बेच सकते हैं, बाई कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन इज हायर, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन,
बल्कियर इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क इज लो, ये वो वाला डाइवर्सिफिकेशन है। इसके कारण कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, बल्कि एक जगह पैसा ब्लॉक नहीं करना पड़ रहा है। डिविजिबिलिटी, इन्वेस्टमेंट इज डिविजिबल। इन्वेस्टमेंट इज इजिली डिविजिबल। अभी फ्लैट 1 करोड़ का फ्लैट में यू कांट डिवाइड कि एक रूम में ले रहा हूं, एक रूम तुम ले लो, एक किचन में ले रहा हूं। बैड एग्जाम्पल, बट यू गेट द पॉइंट। कंफर्टेबल? श्योर? दिस कंप्लीट्स योर रियल एस्टेट वाला पार्ट। सॉरी, आई हैव स्किप्ड वन पार्ट विच इज दिस। सो ये वाला पार्ट हम लोग कर लिए थे। ये लीस्ट रिस्की वाज कोर, फिर कोर प्लस आया, फिर वैल्यू एड आया, फिर अपॉर्चुनिस्टिक आया। दिस वी हैड डन। जस्ट नीडेड टू ऐड फर्स्ट मॉर्गेज, इन्वेस्टमेंट ग्रेड, सीएमबीएस। ये और भी कमती रिस्की है। बेसिकली एक बात बताओ, बॉन्ड ज्यादा रिस्की है कि इक्विटी? इक्विटी ज्यादा रिस्की है, बॉन्ड कमती रिस्की है। अच्छा, व्हेन वी आर लुकिंग एट मॉर्गेजेस, वो बॉन्ड में आएगा कि इक्विटी में आएगा? बॉन्ड में आएगा। मॉर्गेज तो डेट इन्वेस्टमेंट हो गया ना, उसमें तो यू आर गोइंग टू बी गेटिंग इंटरेस्ट इनकम टाइप्स। So when we are looking at mortgages, they are going to be more risky as compared to the risk of equity investment. ठीक है। अब विद इन इक्विटी ये पूरा चीज को इक्विटी में डाल देंगे। इसके अंदर का तो पता है, कोर इज लीस्ट रिस्की, देन कोर प्लस, देन वैल्यू एड, देन अपॉर्चुनिस्टिक, ये पता है। लर्न करने का भी ना तरीका आना पड़ेगा। यू कांट मग अप। एग्जाम में गलती करोगे ही करोगे, फिर लाइफ में मतलब अप्लाइंग में गलती हो जाएगा फिर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्गेजेस आर गोइंग टू बी लेस रिस्की, तो कॉमन सेंस से खुद ही बता दिए, उस लर्न ही नहीं करना पड़ेगा। एंड व्हेन वी आर लुकिंग एट मॉर्गेजेस, हाई क्वालिटी मॉर्गेजेस बेटर होगा कि लो क्वालिटी मॉर्गेजेस बेटर होगा? हाई क्वालिटी मॉर्गेजेस बेटर होगा, वो कमती रिस्की होगा। अच्छा, मॉर्गेज में एक बात बताते हैं। से फॉर एग्जाम्पल मैंने लोन लिया किसी से, फिर मैं तुमको उधार दे रहा हूँ, फिर तुमको उधार दे रहा हूँ, फिर तुमको उधार दे रहा हूँ। आई एम मोर रिस्की और ही इज मोर रिस्की? ही इज मोर रिस्की, क्योंकि वो डुबाएगा, फिर उसका डूबेगा, फिर उसका डूबेगा, फिर मेरा डूबेगा, पहले तो उसका डूबेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो तो चेन टाइप का बना दे रहे हो। द आइडिया इज दैट इफ आई हैव द फर्स्ट क्लेम, मतलब अगर घर बिकेगा तो पहले पैसा मेरे को मिलेगा ना। सपोज आई एम द पर्सन हु गेव यू होम लोन। सो अगर घर बिका तो आई विल गेट द मनी, देन आई विल पे हिम, देन आई विल पे हिम, देन ही विल पे हिम। तो मेरा लेनदार होगा, तुम अगर मेरा क्रेडिटर है तब तुमको पहला पैसा मिलेगा ना। उसके उसका अगर तुम लोन दिया है या तुम उसका डेट में इन्वेस्ट किया है तो तुमको उससे पैसा बाद में मिलेगा। इफ अ हाउस इज सोल्ड, आई गेट द मनी, देन आई विल पे हिम, ही इज एन इन्वेस्टर, वो मेरे से लोन लिया है, मतलब मेरे को लोन दिया है। देन वो उसको पैसा देगा, देन वो उसको देगा, तब जाके तुमको मिलेगा। सो शुड यू बी इन्वेस्टिंग उसका डेट में कि मेरा डेट में? मेरा डेट में, बिकॉज इफ द हाउस इज सोल्ड आई विल गेट द मनी फर्स्ट, सो ऑल माई डेट होल्डर्स आर गोइंग टू बी गेटिंग द मनी फर्स्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? करेक्ट। सो इसीलिए फर्स्ट मॉर्गेजेस ज्यादा रिस्की है कि कमती रिस्की है? फर्स्ट मॉर्गेजेस विल बी कमती रिस्की। हाई क्वालिटी सीएम, हाई क्वालिटी कम रिस्की कि ज्यादा रिस्की? हाई क्वालिटी कमर्शियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज एंड ऑल कमती रिस्की। कमर्शियल मॉर्गेज सिक्योरिटीज आर लेस रिस्की एज कंपेयर टू रेजिडेंशियल, क्योंकि उसमें ज्यादा इनकम और इंटरेस्ट, मतलब वो कैलकुलेशन वो जब एमबीएस करेंगे तब यू विल सी। बट जनरली दे विल हैव मोर, मतलब उनका रेंटल इनकम अच्छे से कवर करेगा तुम्हारा। उसमें प्रॉबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट बिजनेस कोई जल्दी से बंद नहीं करता है। सो दोनों मॉर्गेज है तो ठीक है, हाउस बेच करके ले सकते हो, वसूल कर सकते हो, बट दैट इज द लास्ट स्टेप। आई डोंट वांट टू गो देयर। मेरे को तो पहला यही ऑब्जेक्टिव होगा ना कि ईएमआई ही डिफॉल्ट नहीं हो। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बॉन्ड्स का रिस्क इज लेस देन इक्विटी का रिस्क, एंड ऑब्वियसली रिस्क रिटर्न गो हैंड इन हैंड। पोर्टफोलियो में भी डू दिस इन डिटेल, बट रिस्क एंड रिटर्न विल गो हैंड इन हैंड। एंड यहाँ पर मॉर्गेजेस में भी हायर क्वालिटी ऑफ फर्स्ट मॉर्गेज, फर्स्ट क्लेम जो है, यू विल बी हैविंग अ हायर अमाउंट ऑफ रिकवरी फ्रॉम दिस, मतलब ये कमती रिस्की होगा। हाई क्वालिटी सीएमबीएस कमती रिस्की होगा एज कंपेयर टू पुअर ग्रेड मॉर्गेजेस। वो पुअर मॉर्गेजेस एमबीएस क्या होता है वो एमबीएस में पढ़ाऊंगा। एंड इक्विटी इज ऑब्वियसली मोर रिस्की, इक्विटी में भी कोर कमती रिस्की है, उससे ज्यादा कोर प्लस, उससे ज्यादा वैल्यू एड, उससे ज्यादा अपॉर्चुनिस्ट। टिक। बोलो क्लियर? तो व्हेन यू आर लुकिंग एट कोर स्ट्रैटेजी इट इज ओपन एंडेड, मतलब इन द सेंस दैट उसमें एग्जिट प्लान जनरली नहीं होता है।
कि it's a 5 year strategy that we are going to invest and we'll be out in 5 years. But in core plus value add opportunistic, there is an objective, because आप जो रीडेवलपमेंट कर लोगे उसके बाद में वैल्यू क्रिएशन हो चुका. When I invested, the property value was 100 million. Now I've done the redevelopment or whatever, rental बढ़ा दिया, सब set कर दिया. उसके बाद the property 100 का has already become 150. Now I want to take out 150 and move to another one to do the same thing. So I'm not planning. But that is not your strategy if I want to stay. तुम्हारा strategy है ही नहीं वो, तुम घर पे बैठेगा क्या? सब सबका अलग अलग काम है. So if the REIT has कि अच्छा I'm going to be investing 60% in rental and 40% money I will deploy for redevelopment, then it is okay. But that is not the objective. Your objective is तुम्हारा काम ही है redevelopment करना. मतलब say for example you're a builder, तो तुम बोल रहे हो कि हम बिल्डर हैं, हम बिल्डिंग बना करके हम बेचेगा नहीं, हम रेंटल लेके बैठ जाएगा. तो तुम तो बिल्डर है, तुम्हारा तो काम बिल्डिंग बनाने का है. तुम ये थोड़ी बोल सकते हो कि बिल्डिंग बना के रेंट पे डाल करके आई एम डन, आई विल स्टॉप बिल्डर ओनली, स्टॉप बीइंग अ बिल्डर. सो दैट एक डाउट आई एम गेटिंग इज बॉन्ड एंड इक्विटी. बॉन्ड मतलब कि वे यू आर गेटिंग इंटरेस्ट इनकम. इक्विटी जहां पर ओनरशिप है, वैल्यूएशन वाला पार्ट. इक्विटी इज मोर रिस्की देन बॉन्ड. एंड योर मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी का इन्वेस्टमेंट इज डेट इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड लाइक इन्वेस्टमेंट, विच इज लेस रिस्की एज कंपेयर टू इक्विटी. हाँ, तो स्टैंडर्ड डिविएशन और रिस्क ऑफ मॉर्गेज सिक्योरिटीज इज लेस देन दैट ऑफ इक्विटी. मैंने उल्टा लिखा है बोल रहा हूँ. ओ सॉरी, थैंक यू. यस करेक्ट, बोला सही था, लिख दिया गलत. एंड देयर वाज अनदर क्वेश्चन, ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन में क्लैरिफिकेशन चाहिए. मी बीइंग एबल टू इन्वेस्ट इंस्टेड ऑफ वन प्रॉपर्टी में, आई एम इन्वेस्टिंग इन हंड्रेड्स ऑफ प्रॉपर्टीज इन द कंट्री थ्रू अ REIT. दैट इज ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन. मेरा पोर्टफोलियो में इक्विटी है और रियल एस्टेट है. अब डायरेक्ट होगा तो कोरिलेशन कम है, इनडायरेक्ट होगा तो उसके कंपैरिजन में कोरिलेशन हायर है. वो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का बात कर रहे हैं. ऑब्वियसली बाय एडिंग रियल एस्टेट आई हैव इंक्रीज माय पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन. मेरा रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो हैज गॉन डाउन. बट डायरेक्ट रियल एस्टेट करते तो पोर्टफोलियो रिस्क इतना गिरा है, इनडायरेक्ट रियल एस्टेट कर रहे हो REIT तो इतना गिरा है. डायरेक्ट ज्यादा गिर रहा है, मोर डाइवर्सिफिकेशन, और इनडायरेक्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से कमती गिर रहा है, लेस डाइवर्सिफिकेशन. आई होप नाउ दिस इज क्लियर.